So welcome all of you. So let us see the next part in this chapter, magnetic effect of magnetic fields due to the electric current. ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो उसके आगे का जो पार्ट है, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि साइक्लोट्रॉन किस तरह से वर्क करता है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो किस तरह से उसका मोशन परफॉर्म करता है, तो वो सब हमने चीज़ें देखी थी। बराबर। अभी अ, हमने उसके बाद हमने ये भी देखा था कि whenever चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल्स पे अगर इंटर करता है, मतलब मान लो कि ये जो छत है, ये सपोज ये छत है हमारा, ये सपोज नॉर्थ पोल है और ये सपोज टेबल का जो सरफेस है तो वो अगर सपोज साउथ पोल है, तो हम देख सकते हैं कि द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, राइट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, नो डाउट। अभी अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इस तरह से अगर एंटर करता है, समझो ये एक चार्ज पार्टिकल जो है, देयर इज अ चार्ज पार्टिकल एंड सपोज इट एंटर्स इन दिस डायरेक्शन हियर, whereas magnetic induction is downwards, okay, and the charge particle is moving in this direction here, then in that case we'll see the force acting on this charge particle can be obtained by using this right hand rule. तो राइट हैंड रूल अगर यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, इससे मैग्नेटिक इंडक्शन का जो वेक्टर है उस डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर्स टर्न करता हूँ तो ये वाला डायरेक्शन को मिलता है। So because of this force, the particle will just move in this direction and it will just turn after some time, right? And start moving in this direction here. अभी चलो ठीक है, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। अभी अगर हमने यहाँ पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे अगर राइट हैंड रूल यूज किया फिर से, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। इस फोर्स के कारण ये और टर्न होगा और इस तरह से मूव करने लग जाएगा, नो डाउट। अभी अगर फिर से मैंने अगर ये राइट हैंड रूल यूज किया तो इस डायरेक्शन में फोर्स हमको पता चल रहा है, तो ये फोर्स उसको और वेट करेगा उसका वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में वो जाने लगेगा। और अगर यहाँ पे फिर से राइट हैंड रूल यूज करते हैं तो फोर्स उस तरफ हमको मिलेगा, जो फोर्स उसको और टर्न करके वो ऐसे जाने लग जाएगा और इस तरह से ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। देखो ठीक है ना। अभी whenever the particle enters into the magnetic field at right angles to the magnetic field, then always it performs a circular motion. And that circular motion lies in a plane which is perpendicular to the magnetic field. देखो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, तो ये जो सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है वो सर्कुलर मोशन का प्लेन जरूर इस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है कि नहीं, जरूर। ठीक है, तो ये एक बात हमने समझ ली। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है वो हम निकाल सकते हैं आराम से, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर सोचो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे इंटर नहीं कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर तो कर रहा है लेकिन ये इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बिल्कुल। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल जो है वो उसको परपेंडिकुलर नहीं इंटर कर रहा है, बल्कि थोड़ा सा टिल्टेड ऐसे नीचे के डायरेक्शन में अगर इंटर करता हुआ नजर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ऐसा होता है कि उसका जो वेलोसिटी है तो वो हमको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दूसरा पैरेलल कंपोनेंट। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट होता है उसकी वजह से ये जो पार्टिकल है वो हेलिकल मोशन, मतलब नीचे नीचे जाता रहेगा, जिसके कारण वो जो उसका जो इफेक्टिव मोशन है, तो इक्विवेलेंट मोशन जो उसका है वो एक्चुअली हेलिकल मोशन हमको दिखाई देगा। तो ये हेलिकल मोशन कभी होता है, तो हम ये समझ सकते हैं आराम से कि देखो मैग्नेटिक इंडक्शन इज डाउनवर्ड्स एंड मैग्नेटिक चार्ज इज एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट एट राइट एंगल्स एग्जैक्टली। तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस प्लेन के साथ कुछ ना कुछ एंगल करके वो एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन के साथ कुछ ना कुछ एंगल करके वो जब एंटर करता है तब वो सर्कुलर मोशन नहीं बल्कि हेलिकल मोशन परफॉर्म करता है। यही बात हमने लास्ट टाइम भी ऊपर ऊपर से थोड़ी देखी थी जाते जाते, but let us revise that once again, what exactly happens in case of the charged particle whenever it enters into the magnetic field and not at right angles to the magnetic field but at some angle inclined to it. Okay, so see, suppose this is the x-axis, y-axis and z-axis.
Yes, suppose this is your x-axis. Here it is the y-axis, and suppose this is the z-axis. चलो ठीक है, तो अभी देखो इसमें okay, so suppose that the charged particle enters in this magnetic field. Here magnetic field is directed in the direction along x-axis. Okay, suppose ये x-axis के direction में जो है ना, तो magnetic field जो है वो directed है इस direction में. ये देखो, this is the direction of magnetic field. You can show it by this light color. Yes, okay, this is the magnetic field, and suppose the induction of that magnetic field is going to be B. Okay, ये B उसका induction है. चलो ठीक है, तो अभी देखो इस मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर अगर एक पार्टिकल एंटर करता है, ठीक है, लेकिन राइट एंगल्स पे नहीं है, बट इट विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस मैग्नेटिक प्लेन मेकिंग एन एंगल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ये जो है, ये सपोज इस डायरेक्शन में पार्टिकल एंटर कर रहा है, ठीक है, विद द वेलोसिटी v सपोज. ओके, v वेलोसिटी से अगर वो एंटर करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा देखो. सो वी कैन रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो इस वेलोसिटी को हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, जिसमें से एक कंपोनेंट जो है तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा. ये देखो, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी व्हिच इज गोइंग टू बी देयर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द अनदर वन, ये जो दूसरा कंपोनेंट जो है, ये दूसरा जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है, सो लेट अस कॉल this component of the velocity in the direction of magnetic field as v parallel. okay, ये v parallel हो गया. और दूसरा जो कंपोनेंट है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, उसको हम बोल देंगे v परपेंडिकुलर. ओके, इसको v cos थीटा v sin थीटा भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट इफ वी टेक दिस एज थीटा, then this will be actually v cos theta, and this another one will be v sin theta, no doubt. Now because of this v perpendicular here, the force acting on this particle will be actually, ठीक है, तो ये फोर्स जो उसके ऊपर काम करेगा वो रहेगा v q into v perpendicular into b. समझा क्या? से ये फॉर्मूला आपको मिलता है for the force acting on this charged particle whenever it enters into the magnetic field. Okay, but at the same time this component of velocity will make this particle. अभी ठीक है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा निकाल सकते हो. ये देखो, अगर v परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड्स. करेक्ट है, इनवर्ड्स, जो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों को परपेंडिकुलर होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, दिस चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. करेक्ट है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए स्टार्ट करेगा, नो डाउट, एंड इट विल रिवॉल्व इन दिस सर्कल बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी. बट बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, ये जो सर्कुलर पाथ है वो सर्कुलर पाथ थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्ट. और इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो इफेक्टिव पाथ है तो वो इस तरह से कुछ रहेगा, जिसमें वो स्टार्ट तो यहाँ से करेगा, नो डाउट, but it will move in this direction and revolve in a circle like this here. But after one revolution, it will cover some distance in a further direction, and because of that, it will move in a helix like this. Okay, तो इस टाइप का हेलिकल पाथ जो है वो परफॉर्म करेगा. तो ये देखो ठीक से, this type of helical path can be performed by the particle. Yes, समझा ठीक से. So this type of helical path can be observed.
ओके। अभी इस हेलिकल पाथ के अंदर ये जो पीच होता है ना, पीच पीच का मतलब क्या होता है? देखो, पीच का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सर्कल्स। मतलब ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के बाद इस एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं पीच, याद रखो। एंड दिस पीच कैन बी फाउंड आउट, इसको इसको हम सपोज पी से डिनोट करेंगे, तो पीच कैन बी फाउंड आउट बाय अ सिंपल फॉर्मूला। क्योंकि देखो, एक सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, ये पूरा सर्कल को कंप्लीट करने के लिए टाइम जो लगेगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल टी, दैट इज द टाइम पीरियड, राइट, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू, जो हमने कल डिराइव किया था, याद होगा आपको, 2 पाई m, राइट, 2 pi m upon qb. Okay, this is the formula for finding the time period of revolution of this particle to complete one circle, right? Okay, तो ये पीरियड है, टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल। अभी इस टाइम के अंदर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया, वो निकालने के लिए हमको सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करना होगा, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट है। तो दिस इज द स्पीड इनटू टाइम, ये जो फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला के अंदर अगर हम ये सब वैल्यूज डाल देंगे तो डिस्टेंस विल बी द पिच व्हिच वी वांट टू फाइंड आउट, एंड स्पीड इज हियर दिस v परपेंडिकुलर, सॉरी v पैरेलल। तो ये v पैरेलल जो है वो बनेगा स्पीड इन दैट डायरेक्शन, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद टाइम, which is the time period of revolution of this particle, which is capital T here. Yes, and then we can be able to find it out as v perpendicular, that is v cos theta multiplied by t, which is going to be 2 pi m upon qb, correct है। So this is actually going to be the pitch of this particle revolving in the circle, no doubt। And at the same time ये भी हम समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स है, the force acting on the particle can be expressed as F is equal to Q V perpendicular into B, which will be responsible for the circular motion of the particle. Okay, so and it will, this force will act as a centripetal force which is necessary for the particle. Okay, तो उसके लिए फिर यहाँ पे ये जो Q V perpendicular into B है उसको हमको इक्वेट करना होगा किसके साथ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के साथ, करेक्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू, अभी उसका जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वही उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा जरूर, और इसीलिए उसको हम v परपेंडिकुलर, मतलब ये v परपेंडिकुलर ही बोल देंगे यहाँ पे भी। तो ये भी यहाँ पे v परपेंडिकुलर ही है और उसका स्क्वायर, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय r, करेक्ट है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना, ये v परपेंडिकुलर जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है। So if we cancel out this v perpendicular from both sides, then we'll be left it once, and what we are left it inside, next step is, तो यहाँ से हमको r का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो, r can be taken to that side and we are left with m into v perpendicular upon qb, correct है। So this is actually going to be the formula for r, which is the radius of orbit, okay, circular orbit। Yes, so radius of circular orbit will get modified, but the time period के लिए क्या मिलेगा हमको, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो t is equal to 2 pi r upon b, no doubt, so you can get that। Yes, so this is all about the motion of the particle whenever it enters into the magnetic field, not at right angles but at some angle inclined to the magnetic field। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब वो इंक्लाइंट एंगल पे या किसी न किसी एंगल पे जब वो इंक्लाइंट होता है, एंटर करता है, तो उस समय उसके ऊपर इस टाइप का हेलिकल मोशन वो परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे भी हेलिक्स भी जो है ना वो दो टाइप का होता है, अलग अलग टाइप के हेलिक्स बनते हैं, समझ सकते हो ठीक से। देखो, सपोज ये एक हेलिक्स हो गया, ये एक हेलिक्स हो गया। फर्क क्या है दोनों के बीच में,
देखो यहाँ पे ये पिच जो है वो बहुत छोटा है और यहाँ पे जो पिच है वो काफी ज्यादा है। उसका रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे इस फर्स्ट केस में क्या होता है कि वेलोसिटी का जो एंगल बना हुआ है मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ, ये सपोज मैग्नेटिक इंडक्शन है और ये वेलोसिटी है, तो वो एंगल बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि द वेलोसिटी इज मोर लाइकली टू बी वर्टिकल, बट इन दिस केस हियर द वेलोसिटी विल बी मोर इंक्लाइंड टू दिस हियर। तो यहाँ पे और ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, नो डाउट, जिसके कारण यहाँ पे जो एंगल्स है तो ये एंगल की वजह से ही ऐसा होता है। देखो अगर हम सपोज इस वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, इफ वी सपोज रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इन टू कंपोनेंट्स हियर, तो ये जो वेलोसिटी बनता है यहाँ पे इसका ये इस तरफ वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, जबकि यहाँ पे इस केस में जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे ना तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा रहेगा। देखो ठीक से, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसका कंपोनेंट बनेगा, और यहाँ से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इधर तो वो उसका कंपोनेंट बनेगा। करेक्ट है, ये देखो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, तो इसलिए यहाँ पे भी पैरेलल ये जिसको हम बोल सकते हैं ये भी पैरेलल यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे भी पैरेलल का जो वैल्यू है तो वो यहाँ पे बहुत छोटा है, और उसकी वजह से यहाँ पे हेलिक्स जो हमको मिलता है इस टाइप का मिलता है, और इस केस में जो हेलिक्स मिलता है वो लॉन्ग पिच वाला हेलिक्स हमको मिलता है, ठीक है। तो पिच ऑफ द हेलिक्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द horizontal component or the parallel component of the velocity which is in the direction of the magnetic field, and that's why here we already seen pitch is actually includes the formula for pitch actually includes the parallel component of velocity, no doubt. Okay, so let us move to the next topic in this chapter. Which is about the force acting on a conductor, current carrying conductor, which is kept in a magnetic field. देखो लिखते हैं यहाँ पे भी we have to see the formula for the force acting on a current carrying conductor kept in magnetic field. Yes, so let us see that. Okay, so this is our heading. Yes, so consider a current carrying conductor which is kept in a magnetic field. Suppose we have this magnetic field which consists of, और चलो ऐसा करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। Okay, this is the magnetic field. Yes, and suppose that there is a current carrying conductor which is kept in this magnetic field. We'll show it here. तो यहाँ पे suppose एक current carrying conductor इस तरह से रखा हुआ है. Suppose this is the current carrying conductor which is kept like this magnetic field. Okay, yes, so अभी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है और वो भी सपोज नीचे से ऊपर तरफ, ठीक है,
तरह से। आई इतना करंट जा रहा है इसमें से ऊपर के डायरेक्शन में, कैन शो इट इन दिस डायरेक्शन हियर, okay, and suppose that this current carrying conductor is making an angle theta with the direction of magnetic field, okay, तो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ सपोज ये थीटा इतना एंगल कर रहा है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का जो इंडक्शन है वो मान लेते हैं B है, और इस कंडक्टर का जो पूरा लेंथ है तो वो मान लेते हैं L है, ठीक है, L is going to be the length of this conductor, and suppose I is the current that is entering into the magnetic current carrying conductor here, okay, तो अब इसमें देखो होता क्या है कि whenever this current carrying conductor is inclined or kept in a magnetic field, what happens is a charge is flowing continuously through this magnetic current carrying conductor, correct है, तो इस current carrying conductor में current flow हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली चार्ज फ्लो हो रहा है कि नहीं, और हमने ऑलरेडी देखा है कि whenever a charge moves in a magnetic field, what happens is it experiences a force which is given by the formula, yes, which is given by the formula F is equal to QVB sin theta, correct है, ये formula हमारे पास है QVB sin theta, or we can also express it in the vector form like this, F bar is equal to, so F bar is equal to Q times of V bar cross B bar, इस फॉर्मूला से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो ये एक चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, बट नाउ सी इट इन दिस कंडक्टर, तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर अगर देखते हो ठीक से तो बहुत सारे चार्जेस जो है तो वो एक के पीछे एक इस तरह से भाग रहे हैं, बराबर है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो एवरी चार्ज व्हेनेवर इट इज मूविंग इन दिस इनसाइड दिस कंडक्टर, every charge will experience a force in the same direction, and hence if we add all these forces acting on all these charge elements in moving inside the conductor, then we can get the total force acting on the whole conductor, which will be found out by just adding the forces acting on each individual charge on this conductor. So consider one single charge here, यहाँ पे एक छोटा चार्ज जो है वो कंसिडर करेंगे, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये तो ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है, नो डाउट, ओके, सो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर, तो इस कंडक्टर का एक छोटा एलिमेंट हम अज्यूम करेंगे, this is the small element, okay, this is a small element of conductor, ओके, जिसके अंदर चार्ज जो है वो dq है ये मान लेते हैं, ठीक है, तो
सपोज dq चार्ज इज dq, इतना चार्ज जो है वो इसमें से फ्लो हो रहा है सपोज। ओके, तो अभी इसमें से इस डायरेक्शन में dq इतना चार्ज सपोज dt इतने टाइम के अंदर चला जाता है। ठीक है, यस, dt इतने टाइम के अंदर ये dq इतना चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसा हमने मान लिया। तो उस केस में देखो क्या होगा कि सीधी बात है कि dq इतना चार्ज अगर इस डायरेक्शन में dt इतने टाइम के अंदर चला गया तो इस चार्ज का भी वेलोसिटी मैटर करेगा जरूर। ठीक है, तो अगर हम सपोज मान लेते हैं कि इस चार्ज का जो वेलोसिटी है तो वो इस डायरेक्शन में कुछ रहेगा, सपोज इस डायरेक्शन में इसको मान लेते हैं v सपोज है। okay, v is going to be the velocity of this charge। okay, so in that case the total force, the small force acting on this charge due to this magnetic field will actually be given by the similar formula which you already there, that is df। okay, so df मतलब small force, छोटा है ना वो, इसलिए df उसको हम डिनोट कर रहे हैं। तो df को हम या तो ऐसा लिख सकते हैं dq इंटू v इंटू b इंटू साइन थीटा, या तो इस तरह से लिख सकते हैं df बार in vector form in magnitude and direction will be actually equal to dq into v bar cross b bar। It's that simple। okay, so this is going to be the force acting on this, small force acting on this charge moving in the magnetic field due to the current। चलो ठीक है, अभी ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए चार्ज जा रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बट अभी टोटल फोर्स जो है ये पूरे कंडक्टर के ऊपर जो काम करेगा तो दैट फोर्स एक्चुअली विल बी ऑब्टेन्ड बाय जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल फोर्स हियर। तो ये जो छोटे छोटे फोर्सेस रहेंगे हर एक एलिमेंट के ऊपर जो काम करेंगे तो उनका इंटीग्रेशन करने से हमको टोटल फोर्स मिलने वाला है। करेक्ट है, सो दिस total force can be obtained here by integration of this df, and df means what? It is dq into v bar cross b bar। करेक्ट है, यस। चलो ठीक है, अभी हमको इसमें एक सिंपल सी बात करनी है। देखो ठीक से, इस v bar को हम रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। वी नो दैट v bar मतलब क्या, वेलोसिटी मतलब होता क्या है? यू नो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। करेक्ट है, so we know that velocity is displacement upon time। तो अगर इस एलिमेंट का जो लेंथ है तो उस लेंथ को अगर हम मान लेते हैं dl है। ठीक है, ये जो एलिमेंट का लेंथ है उसको dl मान लिया। ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ पे इस dl यहाँ पे आ जाएगा। velocity of this charged particle can be obtained to be simply dl bar upon dt, that is time। yes, so if we replace this velocity here in this formula then we can be able to find f bar to be simply equal to, तो देखो f bar equal to क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq as it is into v bar के बदले क्या आ रहा है, ये dl bar upon dt। okay, and cross product of this with b bar kept as it is, right? no doubt। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। we can just put this dl in the denominator of this dq also। ये जो dl और dq जो है इन दोनों को हमको कंबाइन करना है। आखिर वो डिनोमिनेटर में है, किसके भी डिनोमिनेटर में वो जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इसलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। सो f bar will actually be equal to integration of dq into सॉरी dq by dt, ऐसा हम इसको लिख देंगे, चलेगा। ये देखो ये dq by dt, तो इसको ब्रैकेट कर देंगे और बाकी जो dl बार बचा हुआ है उसको एज इट इज रखेंगे और ये क्रॉस प्रोडक्ट लेके b बार जो है वो एज इट इज रख देंगे, बस खत्म। अभी देखो वी नो दैट dq by dt मतलब क्या, dq by dt मतलब चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज द करंट। करेक्ट है, तो इसी को तो हम करंट बोलते हैं, बराबर।
तो अगर हम यहाँ पे इसको I से रिप्लेस कर देंगे तो फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, तो सी हियर इट विल बी f bar is equal to integration of I into dl bar cross b bar, correct? Yes, but in the next step we can say, यहाँ पे हम करेंगे उसको चाहिए तो देखो देख से the next step will be actually f bar equal to, yes, I is going to be a constant, dl bar is a variable, but b bar is also a constant. देखो ठीक से ये b bar constant है, I भी constant है, इन दोनों को हमको बाहर निकालना है। तो लेकिन यहाँ पे क्या देखो एक बात याद रखो कि डीएल बार और क्रॉस बाई बी बार इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो इनका ऑर्डर उल्टा नहीं होना चाहिए। तो भाई को लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस तरह से लिख देते हैं, जिसमें आ जाएगा ये आई बाहर, बी बाहर और क्रॉस प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, डीएल बार और बी बार इन दोनों का ऑर्डर तो उल्टा हो गया कि नहीं, वी डोंट वांट दैट, दिस शुड नॉट हैपन। बी बार को पहला और डीएल बार को दूसरा अगर कर देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये ऑर्डर उल्टा करना अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। तो इसलिए हमको यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट केस। सो हमको बाहर तो लेना है, आई और बी को हमको बाहर लेना है और डीएल बार को इंटीग्रेट करना है सिर्फ, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो उल्टा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, इस डीएल बार का जो इंटीग्रेशन है वो ब्रैकेट में निकालेंगे और बाकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उस इंटीग्रेशन का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बी बार के साथ। तो अभी देखो यहाँ पे ऑर्डर उल्टा नहीं हुआ और इंटीग्रेशन भी सिर्फ डीएल बार का ही निकल रहा है, ठीक है। बी बार जो है वो बाहर चला गया इंटीग्रेशन साइन से और आई भी जो है वो बाहर चला गया इंटीग्रेशन साइन से, चलो ठीक है। बट एज वी नो दैट दिस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार, व्हाट डज इट मीन, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, लेंथ ऑफ दिस होल कंडक्टर, दैट इज डिनोटेड बाय L. So we can say this will be the length of the whole conductor, and if we replace it by that, then we get this final formula for the force acting on a current carrying conductor kept in magnetic field, which is like I into L bar cross B bar। समझा क्या ठीक से, जिसको ही हम मैग्नीट्यूड में कैसे लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड में इस तरह से लिखा जा सकता है इसको I into L into B into sin theta, करेक्ट है। तो देखो ठीक से, so this is going to be actually the formula for finding the magnitude of this force, okay। So you can say F only, which is going to be actually equal to I L B sin theta, and if suppose this theta is 90, then and then only the force is going to be maximum, right? So the maximum force can be obtained only when theta is put as 90. So when theta is 90, sin 90 is 1, and hence the maximum value of the force can be obtained to be I L B, which happens only when theta is going to be 90. So this is the maximum value of the force, which happens only when theta is going to be 90, remember, okay। So this is basically the expression for the force acting on a current carrying conductor which is kept there in the magnetic field, okay। So whenever a current carrying conductor is kept in magnetic field, it experiences a force like this, okay। तो ये बात याद रखो ठीक से। और at the same time, if this and the formula for ये formula तो हमको मिल गया, no doubt, but if we want to find out the direction of this force, then there is a separate rule called as Fleming's left hand rule, okay। Fleming's right hand rule, left hand rule। तो Fleming's left hand rule जो है, it allows us to find out the direction of the force acting on this current carrying conductor using the magnetic field and direction of magnetic field and using the direction of current or length of the element। So what does this Fleming's left hand rule tells us is, see here we can see clearly, we have to use this left hand, okay। हमारा left hand हमको use करना है। यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर सपोज हम लेफ्ट हैंड यूज करते हैं इस तरह से, देखो ऐसे नहीं है,
ऐसे यूज करना है हमको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड का हमने तीनों फिंगर्स जो है तो वो इस तरह से अगर स्ट्रेच किए, और अगर ये एफ बी आई, ये हमको तीन कोड वर्ड्स याद रखने हैं। देखो ठीक से, एफ बी आई, वेर एफ स्टैंड्स फॉर द फोर्स, ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एंड आई स्टैंड्स फॉर द करंट। इफ current is flowing in this direction given by middle finger, and suppose the I, the current sorry, B, magnetic induction is going to be there in this forefinger, then we can say that the force will act in this direction on the conductor. तो इस तरह से ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड सॉरी हाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको यूज करना है। याद रखो ठीक से, देयर आर थ्री डायरेक्शंस टू ऑब्टेन द फोर्स। तो फोर्स ऑब्टेन करने के लिए हमको ये तीन चीजें यूज करनी पड़ेंगी। एक है तो एक है F, दूसरा है B, तीसरा होता है I। तो देखो ठीक से यहाँ पे, इफ सपोज दिस मैग्नेटिक इंडक्शन is expressed by forefinger, okay, and suppose that the current is expressed by this another finger, middle finger here suppose, then we'll say the force will be acting on this conductor in the direction which is going to be perpendicular to both of these two, current as well as magnetic induction, and at the same time this ये perpendicular तो है but it is given by the Fleming's left hand rule. So if we apply this Fleming's left hand rule, ऐसे अगर अप्लाई करेंगे तो देखो फोर्स मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये सपोज मैग्नेटिक इंडक्शन है, okay, this is the magnetic induction and suppose this is the current, okay, and then we can get the direction of force acting on it by using this Fleming's left hand rule. What does it tells us? ये देखो F B I, B को हमको इस तरफ अरेंज करना है और I को अगर उस तरफ ऊपर तरफ अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, the force will be acting on this conductor in this inward direction here. Remember, this will be the direction of the force, F bar we can say. So this is the significance of Fleming's left hand rule, which tells us simply that B bar and F bar, if we know the directions of magnetic induction and the current, then we can get the direction of the force using Fleming's left hand rule here. तो ये बात याद रखो ठीक से. So this is all about the current, the force acting on a current carrying conductor kept in magnetic field. Remember, and no doubt if suppose this current carrying conductor is even, अगर वो इस तरह से कर्व्ड भी अगर है, ठीक से, अगर मान लो कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, सपोज ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, ओके, और इसके अंदर अगर मान लो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से हमने रखा हुआ है, ये देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है सपोज, ओके, जिसमें से करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है, और वो भी सपोज ऐसे इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो ठीक है। तो अभी होता क्या है ना कि इसकी वजह से टोटल जो हमको मैग्नेटिक इंडक्शन या फोर्स निकालना होगा, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हाउ कैन वी फाइंड आउट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। क्या उसका इफेक्टिव लेंथ ऐसा निकालेंगे कि जो ये पूरा जो उसका पाथ है वो पूरा काउंट करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ है वो हमको इस तरह से काउंट करना है, सिंपली द इनिशियल पॉइंट ए उसको हम बोल सकते हैं सपोज, और जो फाइनल पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट बी हम अगर बोल देते हैं सपोज, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को एक ज्वाइन करके हमको एक वेक्टर बनाना है। देखो ठीक से, ये जो पूरा वेक्टर हमको मिलेगा, सो दिस विल एक्चुअली बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर हम रिप्लेस करेंगे एक दूसरे कंडक्टर के द्वारा जो ऐसे रहेगा, ये देखो। तो इस टाइप का जो कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर से हमने इसको रिप्लेस किया,
this will be the effective conductor. मतलब ये कंडक्टर हमको भूल जाना है, पहला वाला जो टेढ़ा मेढ़ा जो कंडक्टर है, तो forget about that. Just consider that this conductor is just like this, A to B, straight हमको ड्रॉ करना है, एंड उसका जो लेंथ होगा, तो वो अगर हम मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, तो वो अगर सपोज L है, ओके, L सपोज है, this length is going to be L. Then we can say that the force acting on this whole conductor due to the magnetic field will actually be equal to simply I into L into B into sine of theta. Again, where this theta is actually going to be the angle made by this magnetic induction. Okay, ये जो magnetic induction है यहाँ पे, ये तो राइट वर्ड्स है, तो इसका जो एंगल बनता है इस कंडक्टर के साथ, इस कंडक्टर के डायरेक्शन के साथ, तो ये जो एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हम बोल देंगे थीटा, एंड दिस थीटा, साइन ऑफ दिस थीटा विल बी यूज्ड हियर इन दिस फॉर्मूला. ओके, तो इस तरह से हमको ये करना होता है. दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर kept in magnetic field. Okay, so that's all about this today's lecture. Let us stop here and continue the topic next time.